नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसीआई में स्वागत है। आज तारीख है 29 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज से मात्र 88 दिन हैं आपके पीटी एग्जामिनेशन में। 26 जुलाई को आपका पीटी एग्ज़ाम होगा मतलब उसी दिन होगा। आगे बढ़ने के चांसेज 9 के बराबर में हैं। नोटिफिकेशन मई में आएगा। संभावित है कि मई के सेकेंड वीक तक में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। क्या सब पढ़ेंगे आज हम लोग भाइयों बहनों, तो डिटेल में पहले समझेंगे कि यूएई ने ओपीईसी को छोड़ दिया है। इसको समझेंगे क्या है ओपेक और ओपेक प्लस। उसके अलावा जेट फ्यूल को हम लोग पढ़ेंगे। ये समझेंगे कि वायुयान केरोसिन ऑयल पर कैसे उड़ते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे कि पाम ऑयल जो है इसकी कीमत बढ़ने वाली है क्योंकि इंडोनेशिया का एक बायो 50 नीति आया है जिसके तहत में पाम ऑयल का उपयोग किया जाएगा और भारत जैसे देश जो पाम ऑयल के इंपोर्टर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का यह न्यूज़ है। इसके कारण से भारत में खाद्य तेल जो है उसकी कीमत बढ़ सकती है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा ध्यानपूर्वक और थोड़ा सा अब विस्तारित वे में पढ़ना शुरू कीजिए। बोलते बोलते थक गया मैं। अब तो आपको भी एहसास हो रहा होगा कि बीपीएससी मतलब पहले वाला बीपीएससी नहीं रहा। 70 बीपीएससी से पहले की दिन दुनिया बिल्कुल अलग थी और अब की दिन दुनिया बिल्कुल ही अलग होने वाली है। 72, 73 जितने भी आने वाले हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैंने इससे पहले भी ऐसा कहा था। कल का GS2 पेपर आपने देखा ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में बीपीएससी में भी यूपीपीएससी और यूपीएससी के जैसे जीएस के पेपर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभी 2 हो रहे हैं तो 4 तक जीएस के पेपर हो सकते हैं। आने वाले समय में बीपीएससी ऐसा करे क्योंकि एकमात्र अभी पीसीएस है बीपीएससी जिसमें 2 ही जीएस के पेपर होते हैं और 1 निबंध का पेपर होता है। उसके अलावा किसी भी पीसीएस में इतने कम पेपर नहीं होते हैं। तो देखिए जो भी होगा, फ़िलहाल तो जो है उसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा सा डीप पढ़िएगा और डिटेल में पढ़िएगा। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या। एक चीज़ और है, अचीवर ग्रुप जो है 5 मई तक के लिए आपको 499 का ही मिल रहा है। उसके बाद से फिर से प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए जिन्हें जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। डेली प्रैक्टिस होता है सभी सब्जेक्ट का, टारगेट वाइज, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज। उसके बाद से उसमें मिक्स सेट भी हम लोग करेंगे। देखिए पहला टॉपिक आज यूएई का ओपेक छोड़ना एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि एक तरीके से मानिए कि जो देश तेल का इतना बड़ा उत्पादक है वो तेल उत्पादकों का समूह अगर छोड़ दे तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कुछ निहित कारण होंगे और उसके साथ साथ उसके परिणाम भी होंगे। हमारे लिए इसका परिणाम सकारात्मक है क्योंकि यूएई के साथ हमारे संबंध बहुत ही बेहतर हैं और ओपेक में ज्वाइन होने से जो एक कैप लग जाता है कि आप इससे ज़्यादा उत्पादन ना करें ताकि तेल का दाम बढ़ा हुआ रहे, तेल का दाम बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, ये कैप भी ख़त्म हो जाएगा। यूएई अपनी विदेश नीति को सऊदी अरब से बिल्कुल ही स्वतंत्र करना चाह रहा है और यह कहीं न कहीं भारत के लिए सही होगा क्योंकि सऊदी अरब की नज़दीकी पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है और उसका प्रभाव अगर यूएई पर ज़्यादा पड़ता तो हमारे लिए यह चिंता का सबब हो सकता था। तो यूएई का ओपेक छोड़ना हमारे लिए अच्छी ही है, कुछ भी इसमें बुरा नहीं है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ईरान युद्ध के कारण अभूतपूर्व ऊर्जा संकट के बीच में संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन को छोड़ने का ऐलान किया है। यह कदम सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे खाड़ी देशों के आंतरिक मतभेद भी खुलकर आए हैं। कुछ समय पहले यमन के मुद्दे को लेकर के मतभेद इस स्तर का बढ़ गया था कि यूएई एंड सऊदी अरब में वॉर तक की स्थिति आ गई थी। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी था। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि यूएई बिल्कुल ही स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसमें पहला फैसला जिसको माना जा रहा है वो यही है। यूएई के फैसले के कारण क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्पादन कोटा से आज़ादी। ओपेक में रहते हुए एक प्रोडक्शन कोटा होता है कि आप इतना ही उत्पादन करें। क्यों होता है? सप्लाई और डिमांड का खेल अगर हमें बनाकर रखना है, सप्लाई अगर हम लिमिटेड रखेंगे, डिमांड तो दिनों दिन तेल का बढ़ ही रहा है, तो इससे क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा। वैसे ही है,
आम की फसल अगर कमज़ोर है इस बार तो आम महंगा बिकेगा, आम अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया है तो आम सस्ता बिकेगा। तो तेल का उत्पादन ज़्यादा ना हो इसके लिए ओपेक देशों ने एक प्रोडक्शन कैप लगा रखा है, लिमिटेशन लगा रखा है। अगर ओपेक से कोई देश बाहर हो जाता है तो उसके ऊपर वो लिमिटेशंस हट जाएंगे। तो यह पहला क्या है कारण है। सेकंड है सऊदी अरब से खटास। यूएई के ओपेक के डिफैक्टो नेता, मतलब कि सऊदी अरब सबसे प्रभुत्वशाली है इस ग्रुप में, के साथ लंबे समय से संबंध जो हैं वो लगभग में कम ही होते जा रहे हैं और ख़राब होते जा रहे हैं। इसके कारण से सऊदी अरब से बिना सलाह मशविरा किए ही यूएई अलग हो गया, जो इसके सऊदी अरब के प्रभाव क्षेत्र से निकलने की ओर इंगित करता है कि यूएई अब सऊदी अरब के प्रभाव क्षेत्र को छोड़ रहा है। सऊदी अरब इस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि कतर तो पहले ही सऊदी अरब के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो चुका है। अरब लीग और जीसीसी के कमज़ोर प्रतिक्रिया, हॉर्मुज़ जलनमरूमत बंद रहा, ईरान के हमले हुए, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। यूएई के साथ रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। यूएई के राजनीतिक सलाहकार अर्नब गर्गस ने अरब लीग और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की कमज़ोर रणनीति को कड़ी आलोचना भी की थी और उसके साथ उन्होंने कहा था कि ये सही साइन नहीं है अरेबियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ईरान हम पर इस प्रकार से हमला कर रहा है। ना तो जीसीसी ने कुछ कहा, ना तो ओपेक ने कुछ कहा, ना तो कोई फैसला लिया गया, ना तो कोई सैंक्शन लगाया, ना तो रोकने का प्रयास किया गया। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का भी एक कारण है जिसके कारण से यूएई ने कहा है। इसके साथ अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी ओपेक को अमेरिका हमेशा से ही अपना शत्रु मानता है, क्योंकि ओपेक जो है ये तेल के प्रोडक्शन पर एक कैप लगा कर रखता है जिससे तेल के दाम को यह कंट्रोल कर सकता है कहीं न कहीं, और यह चीज़ यूएसए के लिए सही नहीं है। वो चाहता है कि हम ही तय करें तेल का कितना दाम हो, कितना ज़्यादा हो, कितना कम हो। तो ओपेक को हमेशा ही यूएस ने एक संदेह की निगाह से देखा है। तो अगर यह कमज़ोर होता है तो यूएस का भी एक स्टैंड मजबूत होगा और कहीं न कहीं यूएई को ऐसा करने का बल भी यूएस से ही मिला होगा। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। अब जरा ओपेक को देखेंगे। देखिए, तेल उत्पादक देशों का यह समूह है जिसमें अफ्रीका के, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी के हिस्से के 1-2 देश हैं और इसके अलावा एशिया के अरब देश जो हैं वो इसके हिस्सा हैं। और इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है इसका कोई भी सदस्य इसका हिस्सा नहीं है। उत्तरी अमेरिका का भी कोई भी सदस्य ओपेक का हिस्सा नहीं है। ओपेक प्लस के बारे में भी देखेंगे। एक अस्थाई अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसके स्थापना 1960 के बगदाद सम्मेलन, जरूर याद रखिएगा, बगदाद इराक में है, इसका इराक याद रखिएगा, 1960 में किया गया था। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ना गुरु, वो यूरोप में एक बहुत ही शानदार शहर जिसको दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना जाता है रहने के लिए, वियना, ऑस्ट्रिया, वहाँ पर इसका मुख्यालय है ओपेक का। ये भी ध्यान में रखेंगे, मुख्यालय इसका काफ़ी अलग जगह पर है, इसलिए पूछ सकता है, ऑप्शन में आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे। उद्देश्य क्या? अपने सदस्य देशों के पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना और पेट्रोलियम के दुनिया भर में आयात निर्यात पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। ओपेक प्लस में भी कुछ देश शामिल हैं जैसे रूस, मैक्सिको और ओमान जो है यह ओपेक प्लस में शामिल है। ओपेक प्लस में शामिल है, ओपेक प्लस में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। ओमान ओपेक प्लस में शामिल है। यहाँ पर जो छोटा सा ओमान है ये ओपेक में शामिल नहीं है, ओपेक प्लस में शामिल है, ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, एक छोटा सा फैक्ट जिसमें आप फंस भी सकते हैं। अब इससे पहले कोई देश बाहर हुआ था क्या? कोई देश लास्ट टाइम इसका मेंबर कब बना? ये फैक्ट आपका एक्सटर्नल थोड़ा सा हो जाएगा और एक्सटेंड करेंगे ना इस टॉपिक को तो यहीं से सवाल बन सकता है कि आपने तो यूएई को पढ़ा कि यूएई अभी अलग हुआ है, लेकिन इससे पहले कौन अलग हुआ था, इससे पहले किसने ज्वाइन किया था। तो इस प्रकार के फैक्ट्स आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, यूएई और अंगोला के बाहर निकलने के बाद अब ओपेक में कुल 11 अस्थाई मेंबर बचे हुए हैं। सऊदी अरब संस्थापक, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब ये संस्थापक देश थे। अफ्रीका में अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन, लीबिया और नाइजीरिया ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला संस्थापक सदस्य है, वो इसका मेंबर है। यूएई से पहले ओपेक किसने छोड़ा था? तो अंगोला ने 2024 में छोड़ा है। 2024 में अंगोला ने ओपेक को छोड़ा है, 2024 में छोड़ा है, 2024 में छोड़ा है। इक्वाडोर ने 2020 में और कतर ने 2019 में
ओपेक को छोड़ा है, इसको याद रखिए। ये फैक्ट अवश्य ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। इंडोनेशिया, आज हमारा ये टॉपिक भी होगा डिटेल में। 2016 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी थी क्योंकि शुद्ध रूप से तेल आयातक बन गया था, निर्यातक नहीं, इसलिए वो भी इसमें से हट गया था। ओपेक में शामिल होने वाला नवीनतम देश जो है, जून 2018 में कांगो गणराज्य इसमें शामिल हुआ था और 2017 में इक्वेटोरियल गिनी जो है, जो विषुवत रेखा पर नहीं है, इक्वेटर पर नहीं है, यह अफ्रीकी देश है जो कहाँ पर है, इस प्रकार से अफ्रीका का मैप देखेंगे तो यहाँ पर है ये, लेकिन इक्वेटर के उत्तर में है, ये इक्वेटर के उत्तर में है, लेकिन फिर भी इसका नाम इक्वेटोरियल गिनी है। इक्वेटर पर यह स्थित नहीं है, ये याद रखिएगा, इसके नाम में बस है। तो ये 2017 में ओपेक में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से टॉपिक के सारे फैक्ट वाले हिस्से कवर हो गए। अब इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जहाँ से आपके मेंस एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे। भले आपका मेंस जो है अगले साल हो, 6 महीने बाद हो, आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बीपीएससी ने मेंस के करंट अफेयर का सिलेबस अब इस प्रकार से कर दिया है कि पिछले मेंस से लेकर के अगले मेंस तक का जितने भी महीने हैं उन सब के करंट हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि इस बार भी जुलाई 2025 के करंट पूछे गए हैं। अभी जो हुआ है अप्रैल 2026 में जो मेंस हुआ है उसमें भी वह पूछा गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले मेंस से लेकर के अब अभी जो मेंस हुआ है, अभी से लेकर के आपका मेंस जब भी हो तब तक का करंट अफेयर आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवालों की संख्याएं बहुत ज़्यादा कर दी है, जिसके कारण से भी लिखने में दिक्कत आ रही थी। तो लेखन का भी प्रैक्टिस करें। अभी तो पीटी का समय है, पीटी के बाद जितना भी समय आपको मिले उसमें लेखन का प्रैक्टिस करें। जिनका 73 है उनके लिए तो अभी से ही आपको शुरू करना चाहिए। मई में हम भी 73 का लेखन शुरू करवाएंगे। तेल उत्पादन में वृद्धि, इससे क्या होगा भाई? कोटा से आज़ादी मिलते ही तेल का उत्पादन बढ़ेगा। तेल की कीमतों पर असर, तेल की कीमत में गिरावट आ सकती है। सऊदी अरब से प्रतिस्पर्धा हो सकता है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयात बिल में कमी आ सकती है। भारत अपने कच्चा तेल ज़रूरतों का ज़्यादा हिस्सा तो खरीदता ही है, तो अगर तेल की कीमत में कमी आती है तो हमारे लिए सही होगा। यूएई भारत का एक प्रमुख तेल आपूर्ति करता है, तो इससे हमारे लिए भी कहीं न कहीं सही रहेगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसिस जेवियर। ये एक ईसाई, कैथोलिक ईसाई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो समूह होते हैं। कैथोलिक को माना जाता है कि रूढ़िवादी संप्रदाय हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। प्रोटेस्टेंट तुलनात्मक रूप से उदार होते हैं। हर धर्म में इस प्रकार के विचारधाराएं और संप्रदाय होते हैं। जैसे इस्लाम में क्या है, एक होता है इस्लाम का मुख्य विचारधारा जो है वो, और एक होते हैं कौन, तो उनको कहा जाता है सूफ़ी। सूफीज़म जो है ये इस्लाम की लिबरल विचारधारा को मोस्टली फॉलो करते हैं। सूफ़ी में भी अलग अलग सरा बने हुए हैं, तो वो अलग अलग फॉलो कर सकते हैं। बेसरा बासरा अलग हैं। इसी तरीके से बुद्धिज़्म में भी आपको दिखेगा, जिसको कहा जाता है हीनयान, यह क्या है, रूढ़िवादी होते हैं। और महायान उदारवादी होते हैं। महायान उदारवादी होते हैं। सभी धर्मों में इस प्रकार की चीज़ें देखने को हमें मिलती है। तो फ्रांसिस जेवियर जो हैं यह कैथोलिक संत थे, जिनकी दरगाह जो हैं वो अपने गोवा में स्थित है। दरगाह क्या कहा जाए, हाँ चर्च है, जहाँ पर उनको दफनाया गया था। और इनकी बॉडी को चीन से लाया गया था। तब इनकी बॉडी वाकई वो चीन में वही उन्हीं की बॉडी है नहीं है, इस चीज़ को लेकर के भी कुछ आरएसएस के मेंबर्स ने भी सवाल खड़े किए। और एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी इनको सीधा सीधा सा टेररिस्ट कह दिया, जबकि ईसाई धर्म में, कैथोलिक में इनको संत माना जाता है, सेंट माना जाता है। तो फ्रांसिस जेवियर हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और उस चर्च के बारे में भी अध्ययन करेंगे जिसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा जा चुका है, और उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा प्राप्त है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है उसका, तो इसको भी ज़रा देखेंगे हम लोग। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कल्चर का टॉपिक हो गया। यूट्यूबर गौतम खट्टर को गोवा के संरक्षक संत सेंट फ्रांसिस जेवियर के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और देश भर के जितने भी कैथोलिक क्रिश्चियन हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि इस तरीके की टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। उन्हें प्यार से गोचे साहेब कहा जाता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर को, जिसका अर्थ है गोवा के भगवान या रक्षक। गोचे साहेब कहा जाता है, कोंकणी भाषा में इस प्रकार की शब्दावली है, गोचे साहेब कहा जाता है। वह स्पेनिश जेसुइट मिशनरी और द सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस संस्था पर बहुत सारे आरोप भी लगे,
उसका भी परीक्षण करेंगे हम लोग अभी। वह 1542 में 1542 कब का पीरियड है ये? तो अकबर से ठीक पहले और शेरशाह सूरी और इत्यादि का समय है, उस समय की बात हो रही है। पुर्तगाली राजा जॉन तृतीय के आदेश पर गोवा, जो उस समय पुर्तगाली उपनिवेश था, पुर्तगाली कब आए? 1498 में पहुँचे थे। उनका मुख्य उद्देश्य शुरुआती पुर्तगाली निवासियों के बीच ईसाई धर्म को बहाल करना, जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। घोषित है नीति, इसमें कुछ भी सांप्रदायिकता की चीज़ें नहीं है बंधुओं। यह घोषित नीति है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी रही भारत में 1913 एक्ट के जरिए, और उससे पहले जो पुर्तगाली आए या फिर फ्रांसीसी आए या फिर डेनिश आए, जो भी आए, उनकी घोषित नीति थी कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ताकि भारतीय लोगों के बीच जो बाहरी लोग हैं उनके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें बनाई जा सकें। तो यह यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कि केवल बाहरी पुर्तगाली निवासियों के लिए था, नहीं, वहाँ के लोकल लोगों में भी बढ़ चढ़ करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। ये तो घोषित सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। अवशेष और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा। अविनाशी शरीर, 1552 में चीन के तट सांगचुआन द्वीप पर उनका निधन हो गया। 1553 में उनके शरीर को बाहर निकाला गया तो वह अच्छी तरह से संरक्षित पाया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने एक चमत्कार माना। 1 साल तक कोई शरीर खारा समुद्र के पानी में पड़ा हुआ रहा, लेकिन वो सुरक्षित रह गया। इसको चमत्कार माना कैथोलिक लोगों में, और उसको उठा करके ले आए गोवा और यहाँ पर दफना दिया। इसी को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि यह उनका शरीर नहीं था, उनका शरीर तो समुद्र में गल पच गया, उसकी जगह पर किसी और का शरीर है जिसको यहाँ पर दफना दिया गया, और उसकी इतने वर्षों से पूजा होती आई है। यही वो विवाद का जड़ है। संरक्षण स्थल, उनके इन भौतिक अवशेषों को 1624 से पुराने गोवा के प्रसिद्ध बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखा गया है। यह चर्च एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। एक्सपोजिशन, हर 10 साल में एक बार उनके पवित्र अवशेषों का सार्वजनिक दर्शन आयोजित किया जाता है। इसे 45 दिनों के लिए उनके 400 साल पुराने चांदी के ताबूत को लोगों के दर्शन के लिए नीचे उतारा जाता है और उसका दर्शन करवाया जाता है। सारा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। विवाद क्या रहा? तो DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु का दावा, वेलिंकर ने एक श्रीलंकाई पत्रकार के पुराने दावा का हवाला दिया है कि सेंट जेवियर का असल समुद्र में कहीं खो गया था, और ये जो शरीर है ये किसी बौद्ध भिक्षु का है, इस तरीके से इसमें कहा गया है। गोवा इक्विजिशन, ये बहुत ही गलत प्रकार का सत्य है एक, जिसको मानना चाहिए। आलोचकों का यह भी दावा है कि पुर्तगाली शासन के दौरान हुए क्रूर गोवा इक्विजिशन, जहां गैर ईसाइयों पर धार्मिक अत्याचार किए गए, यानी कि अगर आप ईसाई धर्म नहीं मानते हैं तो आपके हाथ दोनों काट करके वहाँ पर उस चर्च के सामने लटका दिए जाते थे। गोवा में सेंट जेवियर से पहले की बात है ये, उनके दौर में भी ये चीज़ चालू रहा। ऐसा आरोप है कि जिन्होंने भी ईसाई धर्म को मानने से मना किया, उनको हाथ के काट करके, उनके दोनों हाथ को काट करके वहाँ पर गोवा में पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए लगा दिया जाता था कि सभी लोग देखो, जो ईसाई नहीं मानेंगे उसका यह हश्र होगा। इसके कारण से इनको कह दिया गया कि खराब हैं। उसके बाद से विवाद उत्पन्न हो गया। अब इस चर्च को ज़रा देखिए, गोवा जो भी जाते हैं यहाँ घूमने जाते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस वास्तुकला और इतिहास, या पुराने गोवा में स्थित एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। भारत के सबसे पुराने चर्च में से एक है, जिसका निर्माण 1594 में शुरू हुआ और 1605 में इसे प्रतिष्ठित किया गया। ये याद रखिएगा कब इसको बनाया गया, 1605 में इसको कंप्लीट रूप से तैयार किया गया। यह भारत बरोका वास्तुकला, ये वास्तुकला अद्भुत है और मैनुअलिन शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाल ही में चर्चा में रहा बरोका और मैनुअलिन क्या है, तो यह वास्तुकला है जो गोवा में कैथोलिक ज़माने के, पुर्तगाली ज़माने के चर्च के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते थे। इसका बाहरी दीवार लेटराइट के पत्थर से बनी है, उन पर प्लास्टर नहीं किया गया है। इसी गोवा के अन्य चर्चों से अलग और एक अनूठी लाल रंगत प्रदान करता है। वह सामान्य तौर पर चर्च आपको सफ़ेद दिखते होंगे, लेकिन देखिए यह लाल रंगत मिला है इसको, इसके पत्थर के कारण से जो बाहर इसके
बने हुए हैं। देखिए इस आर्किटेक्चर को ध्यान से, सवाल पूछे जाते हैं कई बार उनके बनावट से। स्तंभ के प्रकार, इसमें अग्र भाग में 3 मंजिलों पर अलग अलग स्तंभों का उपयोग किया गया है। सबसे नीचे डेरिक, बीच में आयनिक और सबसे ऊपर कोरिथियन स्तंभ है। सबसे ऊपर कोरिथियन स्तंभ है, सबसे ऊपर कोरिथियन स्तंभ है, सबसे ऊपर कोरिथियन स्तंभ है। ये 3 प्रकार का स्तंभों का उपयोग किया गया, 1, 2 और यहाँ पर ये 3 आपको दिख रहा है। आंतरिक सजावट और वेदी, चर्च का आंतरिक हिस्सा अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य वेदी सोने से मढ़ी हुई है और इसमें सेंट एग्रेसियन ऑफ लोयलो की एक विशाल मूर्ति है जो जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक थे, उनका भी है यह। सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा, सेंट फ्रांसिस जेवियर के भौतिक अवशेष को रखने के लिए जाना जाता है। इनके अवशेषों को एक चांदी के ताबूत में रखा गया है और उसको निकाल करके लोगों का दर्शन भी करवाया जाता है। तो ये है वो मुद्दा जो आपके कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है और यह सिलेबस में कल्चर जुड़ा हुआ है, वहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है। विवाद भी आपको समझा दिया है, इनके बारे में बता दिया है। चीन में मृत्यु हुई थी, उसके बाद से विवाद क्यों हुआ ये भी आपको बता दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडोनेशिया की एक बायोफ्यूल पॉलिसी और उसके कारण से भारत में खाद्य तेल जो है यह महंगा हो सकता है। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझेंगे हम लोग क्योंकि बायोफ्यूल टॉपिक से यूपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा जा चुका है और पाम ऑयल से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया है। बायोफ्यूल से भी ज़्यादा पाम ऑयल जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बारे में पूछा गया था कि यह केवल विषुवतीय क्षेत्र में उगता है, भारत इसका नेट इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। तो हुआ क्या है, सारे संकटों का जड़ एक ही चीज़, ईरान युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें भारी उछाल आया, $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। इसी के कारण से एक और संकट आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में क्यों एयरलाइन ने कहा है कि हम बंद होने वाले हैं, हमें बचा लो हमें। इस संकट के बीच इंडोनेशिया अपनी नई जैव ईंधन नीति B50, इसको याद रखेंगे। B50 हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है? तो इंडोनेशिया की नई जैव ईंधन बायोफ्यूल पॉलिसी है। इसका सीधा असर भारत के पाम ऑयल, तार के तेल की आपूर्ति और खाद्य तेल की महंगाई पर पड़ेगा। कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है पाम ऑयल? सस्ते वाले आइसक्रीम जो आप खाते हैं उसमें उपयोग होता है। 200 रुपये का जो आपको केक मिल जाता है ना, उसमें उपयोग होता है। सस्ते सस्ते पेस्ट्री जो आप खाते हैं उसमें उपयोग होता है और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में उपयोग होता है। सभी जगहों पर पाम ऑयल का भर के उपयोग होता है भारत में। B50 एक ब्लेंडेड फ्यूल है। इसमें 50% पाम ऑयल आधारित बायोडीजल और 50% पारंपरिक डीजल मिलाया जाता है। इंडोनेशिया ने इस नीति को शुरू किया है जिससे उसका ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इंडोनेशिया यह कदम क्यों उठा रहा है? आयात बिल में कमी, घरेलू किसानों को बढ़ावा देने के लिए, विमानन ईंधन 2027 से इंडोनेशिया के प्रमुख उड़ानों में भी इस प्रकार के फ्यूल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कारण से वह उठा रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस कदम का? तो इससे आपूर्ति में कमी आ जाएगी। जो सप्लाई करता है इंडोनेशिया बायोफ्यूल का, उसमें कमी आ जाएगी। भारत के लिए झटका क्या है? भारत सालाना लगभग में $8.5 बिलियन का पाम ऑयल आयात करता है जिसमें 50% इंडोनेशिया से आता है, बाकी 50% मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से हम लाते हैं। थाईलैंड जैसे देशों से हम लोग लाते हैं। इसका असर हमारे बहुत सारे फूड, औद्योगिक क्षेत्र सभी जगहों पर पड़ेगा। सभी जगहों पर भारी फूड इन्फ्लेशन देखने को हमें मिल सकता है। ये जो सस्ते सस्ते पैकेट वाले नमकीन आप लोग खाते हैं, इसको भी पाम ऑयल में ही तला जाता है। बहुत नुकसानदेह करता है, लेकिन फिर भी भारत में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। पाम ऑयल, तार का तेल जो है, यह वनस्पति के नाम इसका एलियसिस ग्यूनेसिस करके है, नामक तार के पेड़ के फलों से निकाला जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। यही वो सवाल है भाइयों बहनों जो यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम 2021 या 22 ऐसे ही पूछा गया है। एक बार देखिएगा, 19 भी हो सकता है, एक बार मिला करके देखिएगा, उसी समय यह पूछा गया था। ताज़े फलों का गुच्छा, पेड़ पर बड़े बड़े लाल और नारंगी फलों के गुच्छे लगते हैं। 2 प्रकार का तेल होता है, क्रूड पाम ऑयल या फल के बाहरी मसल से निकाला जाता है, और एक होता है पाम कर्नेल ऑयल,
या फल के बीच में मौजूद सख्त बीज की गुठली से निकाला जाता है। इसको कहा जाता है कर्नेल ऑयल। याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है, तो नंबर 1 इंडोनेशिया है, 60% तक का उत्पादन। उसके बाद से मलेशिया है। दोनों देश मिलकर के 85% दुनिया का पाम ऑयल उत्पादित करते हैं। उसके अलावा थाईलैंड, कोलंबिया और नाइजीरिया जैसे देशों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में इसका उत्पादन 9 के बराबर में होता है, 9 के बराबर में होता है। इसलिए भारत इन सभी देशों से आयात करता है और भारत की ज़रूरतों का लगभग में 60% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इन्हीं देशों से, जिसके कारण से भारत के लिए यह संकट बहुत बड़ा है। भारत में उत्पादन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के कुछ हिस्सों में, केरल, कर्नाटक, गुजरात के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। लेकिन इसके लिए चाहिए उष्णकटिबंधीय और ट्रॉपिकल जो इक्वेटोरियल जो होते हैं मौसम, वो हमें चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, वर्षा भी खूब अच्छी होती हो और गर्मी का मौसम हो। इस प्रकार का हमें चाहिए। तो इसके कारण से इन सब राज्यों में होती है खेती। इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारत सरकार ने खाद्य तेल पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत 2021 में की थी। उसी समय यह सवाल पूछा गया था, जिसके लिए तहत भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग और भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है, जहाँ पर विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाए जाने की संभावनाएं हैं और होती भी है अंडमान निकोबार में ख़ास तौर से, तो वहाँ पर इसका उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन 2021 ईस्वी में शुरू किया गया था और उस समय भी यही संकट आया था जिसके कारण से शुरू किया गया था। तो हमारे वेस्ट से तेल संकट आ रहा है, ऊर्जा संकट। ईस्ट से और हमारे साउथ ईस्ट से कौन सी चीज़ें आ रही है, तो खाद्य तेल का संकट। तेल ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। ये है इस बार का क्रक्स। 2026 तेल में ही बीत जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक भी उसी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर SOS मतलब इमरजेंसी घोषित कर दिया है भारत की सारी एयरलाइन ने कि हम बंद हो जाएंगे महाराज, हम प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे, बचा लीजिए हमें। ऐसा क्यों कहा है? वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ही कहा गया है ऐसा। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में जेट ईंधन को हम लोग ज़रा समझेंगे, या केरोसिन ही होता है, वही केरोसिन ऑयल जिसके लिए बिहार में पहले कोटा मिलता तो लाइन लगाते थे सब लोग, लेकिन वो नहीं होता है। उसमें कुछ एडिटिव चीज़ें ऐड की जाती है, उसको और फाइन डिफाइन किया जाता है, तब जाके वो जेट फ्यूल बन पाता है। पढ़ेंगे डिटेल में जिस तरह इसको। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइन ने सरकार से कहा है कि बचा लीजिए हमें, नहीं तो उड़ान हम बंद कर देंगे। क्या कारण है? ATF की बढ़ती लागत, एविएशन टरबाइन फ्यूल की बढ़ती लागत, इसकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तेल संकट के कारण से इन कंपनियों को जहां पर पहले 50 रुपये का तेल मिलता था, अब वो 100 रुपये का मिल रहा है। तो यानी कि तेल पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इनका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से इनके ऑपरेशंस में डे बाय डे के परिचालन में भी दिक्कत आ रही है। हवाई क्षेत्रों में प्रतिबंध, पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र प्रतिबंध है। ईरान, उसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर से उड़ने में चुनौतियां भी हैं, प्रतिबंध भी हैं कई सारे। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र हमारे लिए काफ़ी समय से बंद है, तो भारतीय विमानों ने प्रवेश पर रोक के कारण से उड़ान को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे ईंधन ज़्यादा जल रहा है। साथ ही रुपये का मूल्य ह्रास, ये जो रुपया 94 पर पहुंच गया है $1 के लिए, इसका कोई तो चुका रहा होगा ना कीमत। तो कीमत एयरलाइन कंपनी और सरकार चुका रही है, जहां पर पहले उसको $1 के लिए 94 रुपया देना पड़ रहा है, अब पहले उसको 90 रुपया देना पड़ रहा था। तो ये 4 रुपये की महंगाई जो, इसको जब आप करोड़ों खरबों के स्तर पर जाएंगे तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है ये। हमें 100 रुपये 50 रुपये में पता नहीं चलता है ये। एयरलाइन की मांग क्या है? तो उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जो 11% दिया जाता है, उसको कम करे भारत सरकार। वैट को कम करे, ताकि हमारे जो हवाई अड्डों पर आने वाले राज्यों में, या बहुत अधिक है बड़े हवाई अड्डों पर, उस वैट को, वैल्यू एडिशन टैक्स जिसको कहते हैं, उसको कम करे। मूल्य निर्धारण में समानता रखे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ान के लिए ATF का मूल्य निर्धारण समान होना चाहिए, जिससे एयरलाइन का कुछ तो बचत हो, तात्कालिक रूप से बचत हो, बाद में आप इसको भले लागू कर लेना। ये इन्होंने कहा है कि हमें बचा लीजिए। अभी इस टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग।
अब कुछ एग्जाम के लिए आपके लिए शब्दावली है। MOPAG पूछा जा सकता है कि मोपैग हाल ही में चर्चा में रहा मीन ऑफ प्लेट्स अरब गल्फ क्या है, ये इसका क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत में ATF एविएशन उड़ान वाले टरबाइन फ्यूल हवाई जहाज़ का तेल की कीमत वैश्विक कीमतों से जुड़ी हैं। विशेष रूप से MOPAG यह पश्चिम एशिया में जेट ईंधन की कीमतों का आकलन करने वाला एक मूल्य सूचकांक है। यह पश्चिम एशिया में जेट फ्यूल के प्राइस तय करने वाला एक मूल्य सूचकांक जो होता है जेट फ्यूल के लिए, उसका यह नाम है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। क्रैक स्प्रेड कच्चे तेल की कीमत और उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे कि पेट्रोल की कीमत के बीच अंतर होता है। आसान भाषा में यह तेल रिफाइनरी का मुनाफा या मार्जिन होता है, जो है उसको कहा था क्रैक स्प्रेड। इसके लिए भी सरकारों से मांग किया गया है। तो शब्दावली भी आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब ज़रा जो हम लोग समझेंगे, जहाँ से साइंस एंड टेक में आपके सवाल आ सकते हैं, वो है कि जेट फ्यूल और सामान्य पेट्रोल के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा बस। तो पेट्रोल जो होता है गैसोलीन पर आधारित होता है। यह कच्चे तेल का बहुत ही हल्का हिस्सा होता है जो जल्दी वाष्प बन जाता है। इसको पेट्रोल तो जानते ही हैं। जेट फ्यूल यह मुख्य रूप से अत्यधिक शुद्ध किया गया मिट्टी का ही तेल होता है। यह पेट्रोल की तुलना में थोड़ा भारी और गाढ़ा होता है। थोड़ा भारी और गाढ़ा क्यों बनाया जाता है, उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। जेट फ्यूल मुख्य रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल का ही एक अत्यंत शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला रूप होता है, जिसे एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं। यह सामान्य केरोसिन की तुलना में बहुत अधिक रिफाइन किया जाता है ताकि उच्च ऊंचाई और कम तापमान, ये तापमान ब्लर हो गया -47 डिग्री C तक, जब जेट जो है समताप मंडल में ऊपर तक जाता है, क्षोभ मंडल को पार करता है, समताप में उड़ता है, क्योंकि वहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ का तापमान -47 डिग्री C तक का होता है, जिसमें कोई भी सामान्य पेट्रोल जम जाएगा। इसलिए इसमें एडिटिव ऐड किया जाता है, जिसके कारण से यह जमते नहीं हैं। उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये एडिटिव न केवल जेट फ्यूल में बल्कि ठंडे प्रदेश और ठंडे देश जैसे कनाडा, जैसे अमेरिका का उत्तरी भाग, जैसे अंटार्कटिका, और भी कई सारे जैसे नॉर्वे, स्वीडन के उत्तरी भागों जो हैं जहाँ पर खूब ठंड पड़ती है, वहाँ पर भी यह मिलाया जाता है। जेट फ्यूल में मोमी वैक्स तत्व हटा दिए जाते हैं जो सामान्य केरोसिन में होते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कमर्शियल हवाई जहाज़ 35,000 फीट तक ऊंचे हैं, जहाँ पर बाहर का तापमान -40 से -50 डिग्री C तक होता है। तो जेट फ्रीज ना हो जाए, जेट ऑयल जो है जम ना जाए, इसलिए इसमें एडिटिव हम लोग मिलाते हैं। फ्लैश पॉइंट और सुरक्षा, पेट्रोल जो होता है फ्लैश पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसका -43 डिग्री C होता है। जरा सी चिंगारी लगेगी और पूरा पेट्रोल तुरंत भड़क उठता है, लेकिन ऐसा जेट फ्यूल नहीं हो सकता है, नहीं तो सारे जेट उड़ते फिरते बम बन जाएंगे। जेट फ्यूल इसका फ्लैश पॉइंट काफ़ी अधिक +38 डिग्री C होता है, यानी कि इसमें जेट फ्यूल में अगर आप माचिस की तीली से आग लगाएंगे तो भी आसानी से आग नहीं लगता है। इंजन में ही कंबसन प्रोसेस में इसमें आग लग सकती है। इसका मतलब है कि यह सामान्य तापमान पर आसानी से आग नहीं पकड़ता है। हवाई जहाज़ इससे सुरक्षित होता है, यह भी एक बड़ा कारण होता है। जेट फ्यूल पेट्रोल की तुलना में अधिक सघन और गाढ़ा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जेट फ्यूल 1 लीटर पेट्रोल के 1 लीटर की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। भारी भरकम विमानों को हज़ारों किलोमीटर तक उड़ाने के लिए इतनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें एडिटिव क्या क्या मिलाते हैं, तो एंटी आइसिंग एडिटिव यानी कि जमे ना, उसके लिए हम लोग इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल मोनोमिथाइल ईथर ये मिलाया जाता है इसमें, जिसके कारण से यह जमते नहीं हैं, और ये इसी कारण से मिलाया जाता है कि यह जमे ना। इसको ज़रूर याद रखें। जेट फ्यूल में अगर पानी की नमी रह जाती है तो अधिक ऊंचाई पर बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं, इंजन के फिल्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से कई बार विमान भी गिर जाता है। अक्सर इसको कहा जाता है कि विमान जो है इसके कारण से क्रैश हो गया। एविएशन बाज़ार में इसे अक्सर इसके सबसे मशहूर ब्रांड नाम प्रिस्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। स्थैतिक बिजली रोधी रसायन, स्टैटिक बिजली उत्पन्न हो सकता है। स्टैटिक बिजली आपके शरीर में भी उत्पन्न होता है। कैसे, एक प्लास्टिक की कुर्सी पर चप्पल पहन के बैठ जाएं, पैर नीचे रखें, चप्पल पहन के बैठ जाएं और उस कुर्सी पर
आप फ्रिक्शन उत्पन्न करें, रगड़ें उस कुर्सी को, तो स्टैटिक बिजली उत्पन्न हो जाता है। फिर आप किसी मेटल को छुएंगे तो आपको शॉक लगता है। तो विमान जो इतनी तेज़ हवा में चल रहा है, तो हवा और विमान के बीच में फ्रिक्शन से, घर्षण से स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं और वो चार्ज आग लगा सकते हैं। तो उस चार्ज को कहीं तो रिलीज होना होगा, उसके लिए भी एडिटिव मिलाया जाता है। पूरी दुनिया में विमानन क्षेत्र में इसके लिए सबसे प्रमुख रासायनिक फार्मूला का इस्तेमाल होता है, उसका नाम होता है सैडिस 450। रासायनिक रूप से इसका नाम देखिए क्या, डिनोनाइल नेफ्टिक सल्फोनिक एसिड इसका नाम है, या इसको डिंसा भी कह दिया जाता है। जटिल रसायनों का मिश्रण होता है। यह क्या करता है, तो यह फ्यूल बहुत तेज़ी से पाइप से होकर गुजरता है, खासकर हवाई जहाज़ में जब तेल भरा जाता है तब भी। चूँकि जेट फ्यूल बिजली का कुचालक है, जेट फ्यूल इंसुलेटर है, इसलिए वह चार्ज बाहर नहीं निकल पाता है। तो एक छोटी सी चिंगारी लगेगी और ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए जेट फ्यूल में सैडिस 450 मिला देने से जेट फ्यूल की कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ जाने से क्या होगा, वो जो चार्ज, स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हुआ है, वो चार्ज इस फ्यूल में खप जाएगा, जिससे नुकसान नहीं होगा। तो इस टॉपिक को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट, एमपी गवर्नमेंट यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए एक समिति बनाया गया जिसका नाम है रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में समिति। इन्होंने ही उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग पैनल की भी अध्यक्षता की थी और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में यह फिर से कमेटी बनाया गया है एमपी के लिए। रंजना प्रकाश जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के लिए भी बना था और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था। तो आपके मेंस एग्जामिनेशन में उससे सवाल भी पूछा गया था पिछली बार, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा, अनूप नायर, गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, इन सब को भी इसका मेंबर बनाया गया है। तो ये आज का फोर्थ टॉपिक था। सबसे लास्ट टॉपिक अब आ गया है, सेबेस्टियन सावे हैं। इन्होंने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मैराथन के मामले में, और इस प्रकार का न्यूज़ मैं जल्दी कवर नहीं करता हूँ, कुछ विशेष होगा तभी कवर कर रहे हैं हम लोग। केन्या के 30 वर्षीय धावक हैं। केन्या को दौड़ते हुए लोगों का देश कहा जाता है, सब दौड़ते हैं यहाँ पर। जैसे भारत में क्रिकेट है, उसी प्रकार से केन्या में रनिंग है। लंदन मैराथन को 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में जीत करके इतिहास रच दिया है। वे किसी भी आधिकारिक मैराथन 42.195 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में पूरी की है। लगभग में 2 घंटे में पूरी की है। 2 घंटे का बैरियर जो है उसको इन्होंने तोड़ दिया है। 2 घंटे से कम समय में इन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी को तय किया है और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कनाडा के हैं, सेबेस्टियन सावे इनका नाम है। सावे ने क्या किया, अद्भुत काम किया। सामान्य तौर पर मैराथन में पहले लोग तेज़ी से दौड़ते हैं, बाद में स्लो, लेकिन उन्होंने ठीक उल्टा किया। पहले धीरे दौड़े हैं, बाद में यह तेज़ दौड़े हैं और इनके कई सारी चीज़ें उपयोग की गई। दौड़ने के क्रम में हर 5 किलोमीटर पर जेल के रूप में 100 ग्राम से अधिक कार्ब्स का उन्होंने सेवन किया, जो किसका बना था, एलिगनेट और पैक्टीन का बना था। यह समुद्री शैवाल से यह बनता है जो इनको ऊर्जा दे रहा था, जिसके कारण से यह पूरा कर पाए। और मांसपेशियों में जलन पैदा करने वाले जो लैक्टिक एसिड बनते हैं दौड़ने के दौरान, वो बेअसर हो जाता है। उन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग किया है और इनके लिए इसके जूते का भी विशेष आर्टिकल छापा गया है। देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको, यह जूता डिज़ाइन किया था एडिडास कंपनी ने, अलग से इस शू को डिज़ाइन किया था इनके लिए, मैराथन के लिए। यह मात्र 90 ग्राम का एक शूज है। एडिडास का एडियोस प्रो ईवे 3 शू है, मात्र 97 ग्राम का शू है। इसमें कार्बन प्लेट लगा हुआ है जो इनको एक उड़ता फिरता स्प्रिंग बना देता है। दौड़ते हुए इनको जूते से एनर्जी मिलती रहती है। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, सेबेस्टियन सावे का। केन्या के रनर हैं जिन्होंने ब्रिटेन में जो मैराथन आयोजित होता है 42 किलोमीटर का मैराथन, उसको इन्होंने 2 घंटे से कम समय में पूरा कर लिया है। आज अपना भी मैराथन हो गया, 40 मिनट का वीडियो हो गया। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा भी लगा हो ज़रूर ही कमेंट करके बताया कीजिए, कमेंट थोड़ा सा सही रहता है। लाइक कीजिए वीडियो को, अगर कोई पढ़ने वाले हों तो उन तक पहुंचा दीजिए शेयर करके। धन्यवाद आप सभी का।